Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. हेलो एवरीवन, तो आज हम आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वर्नर थ्योरी। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वर्नर थ्योरी का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आज इस वीडियो में हम आपका क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारे केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट थे वर्नर जी। वर्नर जी ने क्या किया, बहुत से ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की क्या की स्टडी की, बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी की। आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलिए चाहे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलिए, तो इनकी स्टडी की। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनको कहां से मिला, जब आपका यहां पर लिखा गया है, देखिए यहां पर आपका होगा ये कोबाल्ट, क्लोराइड एंड अमोनिया, इन तीनों का जब रिएक्शन हुई थी ना, तब क्या हुआ था, आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड मिला था। तो इन्होंने 1893 में वर्नर जी ने एक थ्योरी प्रोड्यूस की, अपनी एक थ्योरी निकाली इन्होंने, जिसमें बताया कि जो एक्सप्लेन कर रही थी, मतलब कि इन्होंने उस थ्योरी के माध्यम से उसके स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसमें बॉन्डिंग कैसी होती है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इन सब के बारे में बताया था। तो इस थ्योरी को आपका वर्नर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, वर्नर थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब ये हमारे केमिस्ट्री के पहले केमिस्ट, मतलब कि इनऑर्गेनिक के पहले केमिस्ट थे, जिन्हें आपका नोबेल प्राइज मिला था। कब मिला था, 1913 में। ये सबसे बड़ी बात है कि ये पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट थे जब इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये पहले नोबेल प्राइज पाने वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट हैं, जिन्हें 1913 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। किसके लिए, जो इन्होंने ये कॉम्प्लेक्स की स्टडी की थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं इनके पोस्टुलेट के बारे में। तो हमारे वर्नर जी जो थे, इन्होंने बताया कि आपके जो भी सेंट्रल मेटल होते हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे आप, मतलब कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो भी सेंट्रल मेटल होता है, उसके पास टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी होती है। पहला आपका होता है प्राइमरी बैलेंसी, जिसे हम पीबी कहते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी बैलेंसी, जिसे हम एसबी कहते हैं। आपका कोई भी सेंट्रल मेटल है, क्या है, सेंट्रल मेटल है, तो उसके पास दो तरह की बैलेंसी होती है। एक प्राइमरी बैलेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीबी कहते हैं। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी बैलेंसी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसबी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा वही इंग्लिश में लिखा गया है, मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए क्या लिखा गया, इन 1893 वर्नर प्रोड्यूस अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दिस थ्योरी इज नोन एज वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर वाज द फर्स्ट इनऑर्गेनिक chemist to be awarded the Nobel Prize for Chemistry 1913. He studied many complex compounds obtained from the reaction between cobalt, क्लोराइड, अमोनिया। जब आपका किसका रिएक्शन हुई थी, किनके बीच में, कोबाल्ट के बीच में, क्लोराइड के बीच में, अमोनिया के बीच में, तब क्या मिला था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला था। इसी को वर्नर जी ने हमारे क्या किया था, स्टडी की थी। तो ये था आपकी, मतलब कि वर्नर, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा, और इसका जो पोस्टुलेट है ये रहा आपका पोस्टुलेट। ये आपका पोस्टुलेट हो गया कि कोई भी, इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था, कोई भी सेंट्रल मेटल होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई भी सेंट्रल मेटल होगा, वो क्या करेगा, अपने पास टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी रखेगा। पहली प्राइमरी बैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी बैलेंसी, टू टाइप्स ऑफ बैलेंसी रखेगा। तो आप लोग पूरा इंट्रोडक्शन नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे कि आपकी प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा, दूसरी सेकेंडरी बैलेंसी क्या होती है, इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। तो आप लोग पहले इंट्रोडक्शन इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा है प्राइमरी बैलेंसी क्या होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीबी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है प्राइमरी, हैशटैग पॉइंट नंबर 1, प्राइमरी बैलेंसी आर दोज which a metal exhibits in the formation of simple salt। मतलब कि प्राइमरी बैलेंसी आपकी ऐसी बैलेंसी होती है जिसमें कोई मेटल सिंपल सॉल्ट में क्या करता है, एग्जिबिट करता है। जैसे आपका हो गया, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है, और यहाँ पर COCl3, CuSO4, मतलब CuSO4, ठीक है। यहाँ से ये हो गया आपका,
यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी आर दोज व्हिच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल साल्ट, मतलब प्राइमरी वैलेंसी आपकी ऐसी वैलेंसी होती है जिसमें कोई मेटल आपका फॉर्मेशन करता है, किसका, सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, ETC। और भी हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए NaCl, COCl3, CuSO4। अगर आपको ये वाली लाइन नहीं समझ में आती तो यहाँ पर इसे एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में आपका बताया गया है कि इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है इसी को आपका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाले में जब NaCl था तो NaCl में Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो +1 था। दूसरे वाले में COCl3 में जो CO था इसका मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +3 था। CuSO4 में जो Cu था इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 था। तो इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होती है ये क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख लीजिए, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल ऑक्सीडेशन नंबर। अब बात करते हैं द प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल। आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये आयनाइजेबल होती है। और चौथे पॉइंट की बात करते हैं, दीज आर रिटन आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर लिखी जाती है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, ये जो ब्रेक ऐसे कॉम्प्लेक्स को ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है ना सब चीज़ इसके अंदर, मतलब ये आपका जो हो गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसके अंदर जो है ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इसके अंदर जो है, और इसके बाहर जो है ये क्या है आपका, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। इसके बाद जो है इसमें जो भी रहेगा वो क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, जिसे हम आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। इसमें सब क्या होता है, आयनित हो जाता है, आयनाइजेबल हो जाता है, ठीक है, आयनित हो जाता है यहाँ पर। और इंग्लिश में बात करें तो आयनाइजेबल हो जाता है, हिंदी में आयनित बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दीज आर रिटन आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है इसे हम आउटसाइड स्फीयर के लिखते हैं, मतलब इसके अंदर नहीं लिखेंगे, इसके बाहर ही लिखेंगे। अब दीज आर नॉन डायरेक्शनल एंड डू नॉट गिव एनी ज्योमेट्री टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, जो कोई भी क्या करती है, ज्योमेट्री नहीं देती कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ये ज्योमेट्री नहीं बताता है, इसकी कोई ज्योमेट्री नहीं होती। अब यहाँ पर दीज आर नॉन डायरेक्शनल लिखा है ना, दीज आर नॉन डायरेक्शनल एंड डू नॉट गिव एनी ज्योमेट्री, ये कोई ज्योमेट्री नहीं देता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को। अब यहाँ से हम इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपका यहाँ पर पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, CONH3 टेकन 6 Cl3। अब यहाँ पर अभी इसके हम ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा गया है इसके हम IUPAC नेमिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी निकालेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे, और इसमें जो जो टॉपिक हमने लिया है हम उसमें उस टॉपिक को करेंगे। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेडविक थ्योरी को कवर करेंगे, फिर इसके आने वाले वीडियो में IUPAC नोमेनक्लेचर इसका देखेंगे, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड करना है प्राइमरी वैलेंसी। हमें क्या फाइंड करना है, प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो भी आपका ये आपका लिगेंड है, ये क्या है, एमाइन है। जो NH3 होता है इसे एमाइन बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। और ये कैसा होता है, मोनोडेंटेंट होता है, मोनोडेंटेंट, ठीक है। ज़्यादा इंग्लिश पे न जाइए, इंग्लिश मेरी कमज़ोर है, तो यहाँ पर ये मोनोडेंटेंट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, अब इसकी प्राइमरी वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे। तो प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करने के लिए ये आपका जो है ये लिगेंड होता है, ये सेंट्रल मेटल को छोड़ के जो भी इसके अंदर होगा वो क्या होता है, लिगेंड होता है। यहाँ पर लिगेंड जो आपके होते हैं या तो निगेटिव होंगे या तो आपके न्यूट्रल होंगे, या तो न्यूट्रल और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड ऐसी स्पीशीज होती हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी है ये आपका क्या है, सेंट्रल मेटल है, और इसके बाद जो भी है आपका वो लिगेंड है, और ये आपका प्राइमरी वैलेंसी है। देखिए ये बाहर लगी है तो इसे हम PB बोल देते हैं। अब मुझे PB ही फाइंड करना है, तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल को हम क्या करते हैं, X मान लेते हैं, इसे अंडरलाइन करते हैं और इसे हम X मान लेते हैं, प्लस
अब यहाँ पर देखिए कितने लिगेंड है, 6 है, और ये कैसा है, NH3 कैसा होता है आपका, न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर 0 कर दीजिए। फिर प्लस आपका यहाँ पर 3, Cl पर कितने चार्ज होता है, -1, और इस पूरे पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा तो 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x -3 इक्वल 0, x इक्वल कितना आ गया, +3 आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी आपका सेंट्रल मेटल है इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी हो गई कितनी हो गई, +3 हो गई। अब इसके स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी सेंट्रल मेटल रहेगा उसको हम ऐसे बीच में कर देंगे, जैसे यहाँ पर CO है तो इसको हम बीच में कर देते हैं। फिर उसके बाद जितने भी NH3 हैं इसके साइड में ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर आपके 6 क्या है, NH3 हैं, तो यहाँ पर 6 NH3 हमने ऐसे लगा दिया। NH3 हमने सॉलिड बॉन्ड से दिखाया। ये जो भी है आपके सॉलिड बॉन्ड है, जितने भी यहाँ पर जितने अंदर आपके लिगेंड है उन्हें हम सॉलिड बॉन्ड से दिखाएंगे। अब इसके बाहर जो भी प्राइमरी वैलेंसी है ये आपके किससे दिखाएंगे हम इसको, यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग, यहाँ से अब सही है। यहाँ पर जो है इसके हम क्या करते हैं, यहाँ पर Cl3 प्राइमरी वैलेंसी है, जितने भी Cl लगे इनको हम किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ पर डॉटेड लाइन से इसे दिखाते हैं, ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन Cl, यहाँ पर इसे डॉटेड लाइन Cl, यहाँ पर इंक डालना पड़ेगा हमको, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग। किससे दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से, ठीक है। यहाँ पर ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। तो ये था आपकी इसकी प्राइमरी वैलेंसी और ये था इसका स्ट्रक्चर। क्या था ये स्ट्रक्चर, यहां से ये कंप्लीट हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसको आप बना लीजिए और प्राइमरी वैलेंसी मैंने जो भी लिखा है इसको आप लोग नोट कीजिए, तब इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम आगे बढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और भी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे CO NH3 टेकन 5 Cl Cl2। अब मुझे फाइंड करना है प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पर सेंट्रल मेटल को अंडरलाइन करेंगे, इसे हम x एज्यूम कर लेते हैं। फिर 5 NH3 पर न्यूट्रल होता है, 0 +1 इस पर -1 चार्ज +2 इस पर भी -1 चार्ज इक्वल 0, पूरे उस पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। तो x -1 -2 इक्वल 0, x इक्वल -3 इक्वल 0, x इक्वल कितना हो जाएगा 3 हो गया, मतलब +3 हो गया। तो यहाँ पर इसकी प्राइमरी वैलेंसी +3 आ गए। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हम। किसके बारे में बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के। स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर आपका जो आपका सेंट्रल मेटल होता है उसे हम बीच में करते हैं, और जितने भी आपके यहाँ पर लिगेंड होते हैं इसे हम क्या करते हैं, सॉलिड बॉन्ड से दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए NH3 यहाँ पर है, NH3 5 NH3 है, पहले NH3 और यहाँ पर NH3, ठीक है। और सॉरी NH3 नहीं, इस बार Cl लगा है, Cl लग गया। अब यहाँ पर देखिए आपका, अब यहाँ पर जितने भी Cl और हैं इसके बाद जो Cl है उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक Cl लग गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक Cl लग गया। अब देखिए ये वाला जो Cl है ये अंदर भी बाहर, मतलब कि बाहर भी है Cl है और अंदर भी Cl है। तो इसमें हम तो एक सॉलिड बॉन्ड लगाएंगे भी, क्योंकि ये अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और बाहर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक Cl तो हम लगाएंगे सॉलिड बॉन्ड के साथ और एक डॉटेड के साथ इसे दिखाएंगे, ठीक है। किसके साथ, डॉटेड के साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। इसका यहाँ से थोड़ा इसको हम सही कर देते हैं, ये
आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये थी प्राइमरी वैलेंसी। आप लोग पहले प्राइमरी वैलेंसी को नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंडरी वैलेंसी आपको बता देते हैं, फिर कैसे सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे उसको भी बता देंगे, और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? सेकेंडरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है आपकी? यहाँ पर देखिए जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ऑफ द मेटल इज आइदर बाय नेगेटिव आयंस, मतलब ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, लिगेंड ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, वो नेगेटिव आयंस होता है, या तो न्यूट्रल होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, या दोनों हो सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, वहाँ पर एक बार मैंने गलत भी बोल दिया था, पॉजिटिव बोल दिया था। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, मतलब लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके, निगेटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर वही तो बता रहा है, द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ मेटल इज आइदर बाय नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और बोथ, या दोनों हो सकते हैं, या तो नेगेटिव आयंस होंगे, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो दोनों होंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी वही है। अब यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से देखिए, जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है, अगर इसे मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बताएं तो ये आपके क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल के बराबर होती है। मतलब कि यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके होते हैं जैसे जो भी लिगेंड डायरेक्ट किससे अटैच होगा, सेंट्रल मेटल से, नंबर ऑफ द लिगेंड व्हिच डायरेक्ट अटैच टू द मेटल इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी आपके जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स डायरेक्ट अटैच होंगे सेंट्रल मेटल से, तो उनकी जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं, उनके जो नंबर होंगे ना, उनकी जो संख्या होगी उसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इट्स रिप्रेजेंटेड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल। ये क्या करती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जितने भी आपके नंबर ऑफ लिगेंड लगे हैं, तो नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी मतलब होगा अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, मोनोडेंटेंट होगा। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो आपका क्या होगा, बाइडेंटेंट या डाइडेंटेंट बोलते हैं। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन देगा मतलब एक लोन पेयर शेयर कर रहा है अपना, और 2 इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा दे सकते हैं तो पॉलीडेंटेंट होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं आपके लिगेंड, तो उसके बाद हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी हो गई। अब यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी आर रिटन इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब जो भी आपकी सेकेंडरी वैलेंस, अब भाई लिगेंड कहाँ पर लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही तो लिखे जाते हैं, और कहाँ पर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर, इस ब्रैकेट के जो ब्रैकेट बना है, आपके जितने भी यहाँ पर देखिए आपके जितने भी सेकेंडरी वैलेंसी होगी इसी के अंदर लिखी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर सेंट्रल मेटल को छोड़ के जो भी होता है वो क्या होता है, लिगेंड ही होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दीज आर नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल नहीं होते। जब इनको क्या करते हैं, हम आयनाइज करते हैं, तो यहाँ पर इसके बाहर जो लगी होती है प्राइमरी वैलेंसी वो तो आयनाइजेबल हो जाती है, लेकिन पर इसके अंदर जो होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता है। इसको यहाँ पर एक रिएक्शन होती है, जब सिल्वर नाइट्रेट से किसी भी कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कराएंगे तब हमें पता चल जाएगा कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी, वहाँ से हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। तो उसको भी अभी इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा गया है दीज आर नॉन आयनाइजेबल, इसे मैंने बता दिया। अब लिखा है दीज आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड गिव डिफिनिट ज्योमेट्री टू द कॉम्प्लेक्स। ये क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, जो डिफिनिट ज्योमेट्री देते हैं किसको, कॉम्प्लेक्स को। अब यहाँ पर देखिए जो अभी स्ट्रक्चर हमने पीछे बनाया ना, वो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना चाहिए था, लेकिन पर उसे मैंने पहले ही बता दिया, तो यहाँ पर बनना चाहिए। अभी इसको हम स्ट्रक्चर फिर से बनाकर दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम मान लेते हैं, हम वही 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले CONH3 टेकन 6 Cl3। यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करनी है, तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है। तो नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने हैं इसके अंदर, अब इसका कोई मतलब नहीं, ये जो बाहर है इससे कोई मतलब हमें नहीं है। तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है। डेंसिटी, अब जो देखिए जो NH3 होता है, एमाइन होता है, ये कैसा होता है, मोनोडेंटेंट होता है, तो 1 देगा। तो यहाँ से इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। स्ट्रक्चर हमने इसका पीछे बनाया था ऐसे करके, यहाँ से
एक मिनट रुकिए, आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम इसे सही कर देते हैं। लाइट चली गई, ठीक है, अब सही है, अब दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखिए ये NH3 यहाँ पर 6 NH3 लगे थे तो 6 NH3 लगा दीजिए। फिर उसके बाद डॉटेड लाइन से जो बाहर Cl लगे हैं इनको भी ऐसे ऐसे करके दिखा दीजिए। 3 Cl है, तीनों को हमने दिखा दिया स्ट्रक्चर। अब इसका, अब यहाँ पर देखिए हमने एक एग्जांपल और लिया था, CO NH3 टेकन 5 Cl Cl2। अब यहाँ पर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी इसकी 1 है, प्लस नंबर ऑफ लिगेंड इंटू डेंटिसिटी, भाई ये भी तो लिगेंड है, अब ये अंदर आ गया तो इसके अलावा जो भी होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी होगा वो क्या होगा? लीगेंड होगा। यहाँ पर देखिए 5, अब जो क्लोरीन होता है ना ये भी मोनोडेंटेंट होता है, तो 5 + 1 = 6। ये कैसा हो गया? इसकी भी डेंटिसिटी कितनी, सॉरी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो CO यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 NH3 है, एमाइन है, तो NH3 और NH3 और Cl है, एक Cl है इसके साथ, तो Cl लगा दिया हमने। अब यहाँ पर देखिए 2 Cl और हैं, तो इन्हें हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी बैलेंस है, डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला Cl, अभी मैंने पीछे भी बताया था, ये बाहर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। अगर इसकी प्राइमरी बैलेंसी निकालें तो ये अंदर मतलब कि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी सेकेंडरी बैलेंसी निकालें तो इसकी ज़रूरत पड़ ही रही है, तो ये अंदर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाहर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एक Cl को तो हम यहाँ पर सॉलिड बॉन्ड से दिखाएंगे, लेकिन पर इसके साथ हम एक डॉटेड लाइन भी ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये था इन दोनों का स्ट्रक्चर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम तब तक अपने मार्कर में इंक डाल देते हैं और फिर इसके बाद इस पर कुछ हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए गड़गड़ाहट भी हो रही है, पानी बरस रहा है, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसे हम अब इरेज करते हैं यहाँ से। ये हमने इसे इरेज कर दिया। अब यहाँ पर आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या करना है, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड PB एंड SB, मतलब प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। पहला CO NH3 टेकन 5 Cl Cl2, इसको तो अभी आपने पीछे भी किया है। सेकेंड वाला भी आपने अभी पीछे किया है, CO NH3 6 Cl3, ये हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, CR OX का होल थ्राइस 3-। अब जो OX है इसे बोलते हैं ऑक्सालेट। अब ये कैसा होता है, बाइडेंटेंट होता है या डाइडेंटेंट बोल लीजिए, बाइडेंटेंट होता है। और कैसा होता है, इस पर -2 चार्ज पाया जाता है। 5, ये निगेटिव लिगेंड है, ठीक है। OX जो ऑक्सालेट है ये निगेटिव लिगेंड है। CO NH3 टेकन 4 EN 3+। अब जो EN है इसे बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन। इसका फार्मूला होता है CH2 NH2 CH2 NH2। ये कैसे होते हैं, ये बाइडेंटेंट होता है, ठीक है। कैसा होता है, बाइडेंटेंट होता है। ये जब भी क्या देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से, ये नाइट्रोजन इसके अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये वाला नाइट्रोजन, तो ये क्या करता है, कीलेट फॉर्मेशन करता है। ये भी कीलेट फॉर्मेशन के कोई बाइडेंटेंट होता है, सॉरी ये वाला क्या होता है, कीलेट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये बाइडेंटेंट होते हैं, दोनों तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और रिंग बना लेते हैं, तो ये क्या करते हैं, कीलेट फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, Fe
CO टेकन 5। अब ये देखिए, ये है आपका कार्बोनिल। क्या है? कार्बोनिल है, कोबाल्ट मत बोल दीजिएगा, क्या है? कार्बोनिल है। अब यहाँ पर इन सब क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम PV फाइंड करते हैं। इसका तो हमने फाइंड किया है अभी पीछे भी हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम X एज्यूम करते हैं। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड, इसकी क्या होती है? इस पर चार्ज न्यूट्रल होता है, मतलब कि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल प्लस इंटू 0। फिर उसके बाद +1 इंटू -1 +2 इंटू -1 इक्वल 0। तो यहाँ से x -1 -2 इक्वल 0 इम्प्लाइज करेंगे तो x -3 इक्वल 0 इम्प्लाइज लगाया तो x इक्वल कितना हो गया? +3 हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी बात करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ लिगेंड, तो 5, डेंसिटी 1 है, प्लस इसका 1 है, 1 इक्वल कितना हो जाएगा? 5 + 1 इक्वल 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसकी सेकेंडरी बैलेंसी कितनी हो गई? 6, प्राइमरी बैलेंसी +3 हो गई। इस पे बात करते हैं, इसकी प्राइमरी बैलेंसी फाइंड करते हैं। तो प्राइमरी बैलेंसी फाइंड करने के लिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं, इसे X एज्यूम करते हैं क्योंकि ये आपका सेंट्रल मेटल है। फिर उसके बाद जितने लिगेंड हैं इस पे न्यूट्रल होता है तो NH3 क्या होता है? न्यूट्रल होता है तो 0। फिर उसके बाद यहाँ पर +3, इस पर -1 चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा तो 0 कर दिया हमने। x -3 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो गया? +3 हो गया। अब इसकी सेकेंडरी बैलेंसी बात करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। ये आपका कैसा निकल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लाइट फिर से आ गई तो आपको और अच्छे से दिखाई देने लगा होगा, ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी बैलेंसी आपकी कितना हो गया? मतलब ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो गई, प्राइमरी बैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती, तो यहाँ पर +3 आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं सेकेंडरी बैलेंसी की। सेकेंडरी बैलेंसी आपकी कितनी है? यहाँ से निकालेंगे तो नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, डेंसिटी 1 है। 6 लिगेंड है, डेंसिटी 1 है, तो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी बैलेंसी कह लीजिए कितना हो गया? 6 हो गया। यहाँ पर तीसरे वाले में बात करते हैं, इसकी प्राइमरी बैलेंसी की बात करते हैं। तो प्राइमरी बैलेंसी, ठीक है, यहाँ पर इसकी प्राइमरी बैलेंसी की बात करते हैं। तो यहाँ पर इस पर कुछ चार्ज नहीं, ठीक है, यहाँ पर नहीं है कुछ चार्ज नहीं है। यहाँ पर CONH3 का होल थ्राइस Cl3 प्राइमरी बैलेंसी, इसको अंडरलाइन करते हैं हम, क्या एज्यूम कर लेते हैं? X एज्यूम कर लेते हैं। फिर नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड कितने हैं? 3 है, मतलब NH3 कितना है? 3 है, और इस पर न्यूट्रल होता है, प्लस Cl3 कितना है? 3 है, ये आपका -1 होता है इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा यहाँ से, प्राइमरी बैलेंसी +3। अब यहाँ पर सेकेंडरी बैलेंसी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी बैलेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखिए सेकेंडरी बैलेंसी नंबर ऑफ लिगेंड, तो पहले NH3 3 है, इस पर मोनोडेंटेंट होता है, डेंसिटी 1 होती है, ये 3 है आपके, और डेंसिटी 1 होती है, तो 3 + 3 इक्वल 6 हो गया। अब बात करते हैं CR की। पहले हम मार्कर में इंक डाल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बात करते हैं CrOX का होल थ्राइस पूरे पे 3- चार्ज है। तो यहाँ पर इसकी प्राइमरी बैलेंसी की बात करते हैं, यहाँ से इसको हम अलग कर देते हैं, ठीक है। प्राइमरी बैलेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल है, हमने X एज्यूम कर लिया, +3 इस पर अभी मैंने बताया था -2 चार्ज होता है, इक्वल पूरे पे चार्ज -3, तो -3 लिख दिया हमने। x -6 इक्वल -3, तो x इक्वल कितना हो जाएगा? +3 हो गया। अगर इसकी सेकेंडरी बैलेंसी की बात करें, यहाँ पर हम इसकी सेकेंडरी बैलेंसी देखते हैं। तो सेकेंडरी बैलेंस नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 3 है, ठीक है, इंटू डेंसिटी 2, तो इक्वल 6 हो गया। अब यहाँ पर इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका सेंट्रल मेटल, हमने x एज्यूम कर लिया, प्राइमरी बैलेंसी पहले फाइंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद कितने एमीन है? यहाँ पर NH3 कितना है? 4 है, तो 4 इंटू कर देंगे, 4 इंटू, अब यहाँ पर इस पे कितना होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, 0 कर दिया हमने, प्लस ये 1 है एथिलीन डाइमीन, और ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहाँ से +3 चार्ज इस पर है, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सेकेंडरी बैलेंसी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी बैलेंसी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ लिगेंड, तो यहाँ पर पहले NH3 की बात करते हैं, 4, डेंसिटी 1, प्लस
ये 1 डेंसिटी 2 है, तो यहाँ से 4 + 2 इक्वल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं FeCO टेकन 5, तो यहाँ पर देखिए ये X हो गया, ये कैसा होता है आपका न्यूट्रल होता है, कार्बोनिल कैसा होता है न्यूट्रल होता है, तो प्लस अभी कितने कार्बोनिल 5 कैसा होता है न्यूट्रल होता है 0 इक्वल 0, कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, तो X इक्वल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर एक बात आ गई कि यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी इसमें 0 है। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इसकी 1 होती है, कार्बोनिल की डेंसिटी 1 होती है, तो यहाँ से ये 5 हो गया, तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी तो 5 हो गई, लेकिन पर इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 0 हो गई। तो ये थे इसमें से कुछ क्वेश्चन, तो जो आपके बेस्ड थे प्राइमरी वैलेंसी पर, सेकेंडरी वैलेंसी पर, तो ये था आपका वो क्वेश्चन। अब आप लोग अपने घर पर अपनी बुक से कुछ क्वेश्चन निकाल कर उसे अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये क्वेश्चन जो है इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे प्राइमरी वैलेंसी फाइंड करनी है, कैसे सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करनी है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके आगे हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स को, मतलब जिसमें क्लोराइड हो, ठीक है, क्लोराइड वाले कॉम्प्लेक्स को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, तो उसे हम देखेंगे। पहले आप लोग पहले से नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जिसमें क्लोराइड हो, ठीक है, याद रखना जिसमें क्लोराइड हो, उसको हम जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का एक विलयन होता है, उसमें जब उसका हम उसमें डालते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जब उसको रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें क्लोराइड मिला है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसके बाहर N मोल क्लोराइड लगा है, तो यहाँ पर देखिए उतना मोल अगर उसका हम एक्सेस अमाउंट में क्या करें, एक्सेस अमाउंट में AgNO3 से क्या करें, रिएक्शन करा दें, तो हमें क्या मिलेगा, उतने ही क्या मिल जाएंगे, AgCl मिल जाएगा, उतना ही AgCl। जैसे यहाँ पर N क्लोराइड लगा है तो NAgCl का क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, क्या मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है, PPT मिलेगा। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक अभी पीछे भी आपका जो सेकेंड वाला एग्जांपल हमने कराया था वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे CONH3 टेकन 5 Cl2, ठीक है, इसका मान लीजिए रिएक्शन में यहाँ पर नीचे आपको दिखाई नहीं देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम नीचे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो एक्सेज अमाउंट में क्या करते हैं, AgNO3 से क्या कराते हैं, रिएक्शन करा देते हैं। तो जब AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो जितने आपके क्लोरीन बाहर रहेंगे उतने क्या मिल जाएगा, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इतना ही क्या मिल गया, PPT मिल गया, वो भी कैसा है, वाइट है, ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। जितने भी आपके Cl बाहर होंगे उतने क्या मिल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। इससे ये भी आपका पता चल जाता है कौन सी सेकेंडरी बैलेंसी है, कौन सी प्राइमरी बैलेंसी है। तो यहाँ से पता चल गया ना, जो भी बाहर होगा ये आयनाइजेबल है, तो आयनाइजेबल कौन सी होती है, प्राइमरी बैलेंसी होती है, तो ये आपकी प्राइमरी बैलेंसी है। इसके अंदर जो भी है वो आपकी सेकेंडरी बैलेंसी है। यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं आपको सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो यहाँ से अब आपको सही से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अभी आपको अंधेरा दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने कुछ फार्मूला लिया है, इसको जब हम AgNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कितने आपके मोल AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन पर एक बात, इस वाले में तो पूरा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, सही से लिखा है, ठीक है, लेकिन पर इसमें क्या है, ये नॉर्मल फॉर्म में लिखा गया है, अभी कॉम्प्लेक्स में नहीं लिखा गया। तो इसको हम पहले कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कॉम्प्लेक्स बनाने में PD लिखेंगे, क्या लिखेंगे, PDNH3 टेकन 4 और ये वाला Cl2 बाहर। अब जितने Cl2 बाहर होते हैं उतने ही क्या मिल जाता है, AgCl मिल जाता है। तो यहाँ पर 2 क्या बाहर है,
टू Cl बार है तो 2 AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, 2 मोल AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है ना मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। तो यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने सिर्फ 2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए ये भी वैसे ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम थोड़ा बना लेते हैं। तो NiH2O टेकन 6 और ये Cl2 बार, तो यहाँ पर भी 2 Cl बार तो 2 AgCl मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 इसके बाहर हो जाएगा, PtCl6 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भी Cl बाहर नहीं तो 0 क्या मिल जाएगा, 0 वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का। अब यहाँ पर देखिए इसको बनाते हैं, तो यहाँ पर देखिए PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, तो यहाँ पर भी एक भी बार नहीं तो 0 वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा AgCl का। आगे बढ़ते हैं, इसमें तो 3 है तो 3 मिल जाएगा, कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसमें 1 है तो 1 मिल जाएगा, इसमें एक भी बार नहीं है Cl तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे हमें ये भी आइडिया आ जाता है कौन सी आपकी प्राइमरी बैलेंसी है, कौन सी आपकी सेकेंडरी बैलेंसी है, और पानी भी बरस रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए रिएक्शन एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हमने कराया तो जितने भी आपके क्लोरीन बाहर रहेंगे उतने आपके क्या मिल जाएंगे, AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, उतने मोल क्या मिल जाएगा, AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वो भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे और कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें कंपेयर करना है कंडक्टिविटी कंपेयर करना है, या बोल लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी भी बोल के दे सकता है, कंडक्टिविटी भी बोल के दे सकता है। तो आप लोग इसमें हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, नंबर ऑफ आयन जितने ज़्यादा, नंबर ऑफ आयंस अगर मोर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, तो आपकी जो कंडक्टिविटी होगी, यहाँ से यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा यहाँ पर इसे हम ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ आयन जितने ज़्यादा उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब जितना आपका आयंस होगा उतनी कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, जितना ज़्यादा। अगर आपने आयन कम कर लिया, कंडक्टिविटी कम हो गई, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का जैसे सवाल बनता है नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का, तो ऐसे ही है। जैसे ही आप क्या हो, ये दोनों एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ा, कंडक्टिविटी बढ़ गई, नंबर ऑफ आयंस कम हुआ तो कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। अगर नंबर ऑफ आयंस बढ़ा तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, नंबर ऑफ आयंस कम हुआ, कंडक्टिविटी कम हो गई। तो यहाँ पर इतना ध्यान दीजिए। अब इसको हम क्या कराते हैं, थोड़ा आयनाइज कराते हैं। यहाँ पर देखिए आयनाइज इसको हम कराते हैं, तो यहाँ पर ये किस में टूट जाएगा, CONH3 टेकन 6, ये प्लस में टूटेगा, मतलब 3 प्लस में, और ये 3Cl माइनस हो जाएगा इस पे जब हम कराएंगे तो ये CONH3 टेकन 5Cl, इस पे 2 + 4 + 2Cl माइनस हो जाएगा। इसको जब आयनाइज कराएंगे तो हम यहाँ पर COCl2 NH3 टेकन 4, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा एक ही, और Cl माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में, ए वाले में कितने आयन हैं, 1 + 3 आयन, मतलब कितना, 4 आयन्स है कुल मिला के। बी वाले में आपके यहाँ से 1 + 2 = 3 आयन्स है, और सी वाले में आपके 1 + 1 इक्वल कितने आयन हैं,
2 आयन्स है। ठीक है, यहाँ पर कितने आयन हैं आपके 2 आयन्स है। अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया ना आपको जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे उतनी ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी होगी। तो पहला वाला सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी रखेगा, फिर उसके बाद बी वाला, फिर उसके बाद सी वाला। तो ये आपका कंपेयर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है, कभी कभी पूछ लेते हैं ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पर देखिए 1 ये ब्रैकेट वाला दिखाई दे रहा है, 3, तो इसे पहला वाला क्या है 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दूसरा वाला 1:2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, टाइप इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा वाला 1 भाई 1 ब्रैकेट दिखाई दे रहा है और 1 Cl दिखाई दे रहा है, तो 1:1 टाइप क्या हो जाएगा, यहाँ से ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, टाइप मार्कर थोड़ा ख़राब है इस समय, टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। तो ये था आपका पूरा जिसमें हमें कंपेयर करना था कंडक्टिविटी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर हमारा एक लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन का, मतलब कि यहाँ पर जो ये आपकी वर्नर थ्योरी थी ये इसके कुछ लिमिटेशन थे, ये कहीं कहीं जाके फेल हो गई थी। तो इसी के बाद आई थी सिडविक थ्योरी। तो आप लोग पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम इसके लिमिटेशन के बारे में बता देते हैं आपको। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी की क्या लिमिटेशन थी, ये थ्योरी कहाँ पे जाके फेल हुई थी, ये हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कुछ मौसम भी ठीक नहीं लग रहा, तो जल्दी जल्दी इसको हम बता के ख़त्म करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ही फेल्ड टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कहाँ पर फेल हुआ, जब इनसे पूछा गया भाई ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपका कलर क्यों देता है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनकी थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इनकी जो थ्योरी थी, इस थ्योरी से ये नहीं पता लगाया जा सकता था कि कौन सा कोऑर्डिनेट कंपाउंड मैग्नेटिक है या ऑप्टिकल है, ये नहीं पता लगा। इसको बताने में इनकी थ्योरी ये फेल हो गई। तीसरे पे आते हैं, ही कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन व्हाई डज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैव अ डिफिनिट ज्योमेट्री। इनसे जब पूछा गया कि जो आपका कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है इसकी डिफिनिट ज्योमेट्री क्यों होती है, तब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर उसके बाद इनकी जब थ्योरी फेल हुई थी तो सिडविक जी की एक थ्योरी आई थी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा वर्नर थ्योरी जिसमें हमने आपको एक एक कॉन्सेप्ट बताया, इसके जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने बताया। तो ये था इसका पूरा वीडियो, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसमें क्लियर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सिडविक थ्योरी के साथ।